नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश कुमार मौर्य आपके सामने मैं 2017 का जीआईएससी का पेपर लेके आया हूँ, जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा कराया जाता है। इसमें टोटल कुल होते हैं 150 प्रश्न, जिसमें से 30 प्रश्न जीके जीएस के होते हैं और 120 प्रश्न भूगोल से संबंधित होते हैं, सब्जेक्ट से संबंधित होते हैं। तो 31 प्रश्न से भूगोल से शुरू होता है। तो आज हम जो 2017 के जीआईएससी के भूगोल के पेपर को आज मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ। पहला प्रश्न है, इसमें कह रहा है ढाल पतन सिद्धांत निम्नलिखित विद्वानों में से किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था। ठीक है दोस्तों, ढाल पतन सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया है। जो ढाल पतन सिद्धांत है दोस्तों, यह किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया है, किस विद्वान के द्वारा। ऑप्शन ए है एल.सी. किंग, ऑप्शन बी है ए वुड, ऑप्शन सी है वाल्टर पेंक, जिसको डब्ल्यू पेंक भी कहते हैं, और ऑप्शन डी है डब्ल्यू.एम. डेविस, विलियम मॉरिस डेविस। ठीक है दोस्तों, तो आपने इस प्रश्न के उत्तर का चयन कर लिया होगा, क्योंकि यह प्रश्न आयोग में पूछा गया है और इस तरह के प्रश्नों को हमने भी कराया है अपनी टेस्ट सीरीज में। आप जरूर जाके देख लीजिएगा मेरा टेस्ट सीरीज। इसका जो सही उत्तर है दोस्तों, वो है आपका ऑप्शन डी, डब्ल्यू.एम. डेविस ने मुख्य रूप से ढाल का पतन सिद्धांत दिया था। 32वां प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 32वां प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस विद्वान ने प्लेट विवर्तन की संकल्पना को प्रस्तावित और विकसित किया है। ऑप्शन ए है टूजो विल्सन, ऑप्शन बी है डी.पी. मैकेंजी, और ऑप्शन सी आर.एल. पार्कर, और ऑप्शन डी उपरोक्त तीनों ने। दोस्तों, उपरोक्त तीनों ने यह जो विवर्तन संकल्पना को प्रस्तावित और विकसित किया था। इसमें और भूगोल वक्ता हैं। अगर अगर सिद्धांत की बात किया जाए तो हैरी हेस ने इस सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। और प्लेट शब्द की अगर हम बात करें तो प्लेट शब्द सर्वप्रथम टूजो विल्सन ने 1965 में दिया था। और वही बात करें प्लेट विवर्तन के शब्द किसने दिया था, तो वह मैकेंजी महोदय ने प्लेट विवर्तन शब्द को दिया था। 33वां प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 33वां प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित महासागरों में से किसमें लवणता सबसे कम है। ऑप्शन है काला सागर, ऑप्शन बी है भूमध्य सागर, ऑप्शन सी है अरब सागर, और ऑप्शन डी है लाल सागर। तो दोस्तों, इसमें सबसे जो कम लवणता पाया जाता है वो आपका काला सागर में पाया जाता है। इसका आंसर भी आप देख लीजिएगा, काला सागर में पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, काला सागर में मुख्य रूप से सबसे कम लवणता देखने को मिलता है। 34वां प्रश्न देखते हैं दोस्तों। कह रहा है कि निम्नलिखित विद्वानों में से किसने प्रबल भित्तियों के हिमानी नियंत्रण सिद्धांत को प्रतिपादित किया है। ये बहुत आसान सा सवाल है, सबको ये मालूम होना चाहिए। ऑप्शन ए है चार्ल्स डार्विन, ऑप्शन बी है आपका आर.ए. डेली, और ऑप्शन सी है सर जॉन मेरे, और ऑप्शन डी है डब्ल्यू.एम. डेविस। दोस्तों, यह जो हिमानी नियंत्रण सिद्धांत दिया था, यह डेली महोदय ने दिया था। ठीक है दोस्तों, 35वां प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 35वां प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन पारिस्थितिक संतुलन के लिए आवश्यक नहीं है। ठीक है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन पारिस्थितिक संतुलन के लिए आवश्यक नहीं है। ऑप्शन ए है नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों का उपयोग, ऑप्शन बी है निवर्णीकरण पर नियंत्रण, और ऑप्शन सी है संसाधनों का संरक्षण, और ऑप्शन डी है विकासशील देशों का औद्योगिकरण। तो दोस्तों, इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी, विकासशील देशों का औद्योगिकरण। अगर औद्योगिकरण होगा तो पारिस्थितिक जो तंत्र होगा वो असंतुलित होगा, न कि संतुलित होगा। ठीक है दोस्तों, 36वां प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 36वां प्रश्न, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है। ये कोई भूकंप की तिथि दिया है और भारत में अवस्थित है। पहला कह रहा है कि 11 दिसंबर 1967 को कोयना भूकंप आया था, ये सही है।
कोयना भूकंप जो आया था महाराष्ट्र में कोयना बाँध के बनने के कारण आया था। ब कोयना नदी पे बाँध बनाए गए थे जिसके कारण वहाँ पे भूकंप आए थे। और 20 अक्टूबर 1991 उत्तरकाशी, जहाँ पे हिमालय क्षेत्र में उत्तराखंड में उत्तरकाशी है, जहाँ पे प्लेट टेक्टोनिक क्रिया के कारण यहाँ पर भूकंप आए थे 20 अक्टूबर 1991। और ऑप्शन सी है 26 जनवरी 2001 भोज का भूकंप। अरेबियन और इंडियन प्लेट के टकराने से यहाँ पे भोज का जो शहर, गुजरात का जो शहर है भोज, वहाँ पर मुख्य रूप से आपका भूकंप आया था। और डी कह रहा है 18 सितंबर 2001 मंगल। तो दोस्तों यही आपका गलत है, ऐसा कोई भूकंप यहाँ पे इस तरह का कोई नहीं था। ठीक है दोस्तों, इसका जो 36 का जो राइट आंसर है, जो गलत है, वो है डी है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, 37वां। 37वां प्रश्न कर निम्नलिखित युगों में से कौन सुमेलित नहीं है। ठीक है दोस्तों, निम्नलिखित युगों में से कौन सुमेलित नहीं है। जैवमंडल और संरक्षित क्षेत्र है और राज्य है। नोकरेक ये आपका मेघालय में सही है। मानस उत्तराखंड, यह उत्तराखंड में न होकर ये असम में स्थित है। तो यही आपका बी ही आपका सुमेलित नहीं है, जबकि सिमलिपाल उड़ीसा में सही है। और डी है अगस्त्यमलाई, ये केरल में, ये भी सही है, जबकि आपका बी मानस जो है उत्तराखंड में न होकर ये असम में स्थित है। 38वां प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 38वां प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 38वां प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित झीलों में से किसमें लवणता सबसे अधिक है। सबसे अधिक लवणता किसमें पाई जाती है। आप इस तरह के प्रश्नों से परिचित होंगे। ऑप्शन ए है वान झील, ऑप्शन बी विक्टोरिया झील, ऑप्शन सी है वालकस झील, और ऑप्शन डी है टिटिकाका झील। दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वह है वान झील। तुर्की का वान झील में सबसे ज़्यादा लवणता पाई, जिसमें मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो 330 जो है लवणता देखने को मिलती है। उसके बाद आता है आपका सबसे अधिक लवणता मृत सागर में, जहाँ पे सबसे अधिक लवणता देखने को 238 मिलता है। तीसरे नंबर पे आता है आपका अमेरिका का ग्रेट सॉल्ट लेक, इसमें 220 लवणता देखने को मिलती है। ठीक है दोस्तों, 39वां प्रश्न देखते हैं दोस्तों। कह रहा है कि निम्नलिखित विद्वानों में से किसने जलवायु का वर्गीकरण वर्षा प्रभावितानुपात के आधार पर प्रस्तुत किया है। दोस्तों मैं ये प्रश्न अपने टेस्ट में करा चुका हूँ। अगर नहीं हमारे टेस्ट को देखे हैं तो जाकर हमारे यूट्यूब चैनल पर जरूर आके जियो वर्ल्ड 0.2 पर आप जरूर जाकर देखें। हमारे टेस्ट में बहुत अच्छे अच्छे प्रश्नों का कलेक्शन किया गया है, जो कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछा जा चुका है या आने की संभावना अधिक है। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन ए में है कोपेन, ऑप्शन बी में स्ट्राहलर, और ऑप्शन सी में है थॉर्नथ्रेड, और ऑप्शन डी है त्रिवार्था। तो आप इस तरह के प्रश्नों से जरूर परिचित हैं। अगर इस प्रश्नों के उत्तर आप नहीं दे पा रहे हैं तो इसका मतलब आप भूगोल में अभी भी कमजोर हैं। इस तरह के प्रश्नों को देखकर तुरंत आपके दिमाग में प्रश्न को उत्तर जरूर आ जाना चाहिए। दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी थॉर्नथ्रेड। थॉर्नथ्रेड ने अपने जलवायु वर्गीकरण में वर्षा प्रभावितानुपात को अपनाया था। ठीक है दोस्तों, अब हम 40वां प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 40वां प्रश्न कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भारत में सबसे पूर्व में अवस्थित है। सबसे पूर्व में कौन अवस्थित है ये कह रहा है। ठीक है दोस्तों, सबसे पूर्व में कौन सा अवस्थित है। ऑप्शन है नीलगिरी पहाड़ियाँ, ऑप्शन बी सतमाला पहाड़ियाँ, ऑप्शन सी है मैकाल श्रेणी, और ऑप्शन डी है महादेव पहाड़ियाँ। दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन सी है मैकाल पहाड़ियाँ। मैकाल पहाड़ियाँ दोस्तों ये छत्तीसगढ़ में स्थित है, जो सबसे पूर्व में स्थित है। अगर वही हम नीलगिरी को देखें, नीलगिरी पहाड़ी जो तमिलनाडु राज्य में स्थित है, और सतमाला पहाड़ी की अगर बात करें तो यह महाराष्ट्र में स्थित है, और महादेव पहाड़ियों की बात करें तो यह आपका मध्य प्रदेश में स्थित है दोस्तों। अब हम 41वां प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 41वां प्रश्न देखते हैं दोस्तों। इसमें है निम्नलिखित वर्षा के प्रकारों में कौन भूमध्य रेखीय प्रदेशों में समानता होती है। निम्नलिखित वर्षा के प्रकारों में कौन भूमध्य रेखीय प्रदेशों में समानता होती है। ऑप्शन ए है चक्रवाती वर्षा, ऑप्शन बी है मानसूनी वर्षा, ऑप्शन सी है पर्वतीय वर्षा, और ऑप्शन डी है संवहनी वर्षा। तो दोस्तों भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा
गर्मी पड़ती है, बहुत ज़्यादा सूर्य का प्रकाश प्राप्त होता है, जिसके कारण वहाँ का जो वातावरण है या जो हवाएँ हैं गर्म होकर ऊपर उठने लगती हैं और ऊपर उठ के संघनन की क्रिया होने लगती है, जिसके कारण वहाँ पर 2 घंटे लगातार रोज़ प्रतिदिन 2 से 4 के बीच में यहाँ पर वर्षा होती है। वो भी किस प्रकार की होती है? संवहनी होती है। तो इसका जो 41 का जो आंसर है दोस्तों वो है डी है संवहनी वर्षा। संवहनी वर्षा में क्या होता है? कुछ ही समय में बादल बनते हैं और अधिक बिजली और गड़गड़ाहट के साथ, बिजली की चमक और बादलों के गरज के साथ मूसलाधार वर्षा होती है, जो यहाँ पे प्रतिदिन होता है 2 से 4 के बीच में। 12 से 2 बजे के बीच में बादल बनते हैं और 2 से 4 के बीच में यहाँ पे प्रतिदिन 2 घंटे का वर्षा होती है। अब 42वां प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 42वां प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित महासागरीय धाराओं में से कौन गर्म धारा है? कौन सा गर्म जलधारा है? ऑप्शन है पेरू जलधारा, पेरू धारा जो जलधारा जो जलधारा है दोस्तों, ये है ठंडी जलधारा जिसको हम बोल्ड धारा के नाम से भी जाना जाता है, जो दक्षिणी अमेरिका के पश्चिम तट पे प्रवाहित होती है। और कैलिफोर्निया धारा जो दोस्तों, ये भी एक ठंडी जलधारा है। मगर दोस्तों पूर्वी ऑस्ट्रेलियन धारा यह गर्म जलधारा है, न कि ठंडी है। वही पश्चिमी ऑस्ट्रेलियन धारा होती तो वही ठंडी होती, जबकि यही आपका गलत है, ऑप्शन सी। अपिराइल धारा दोस्तों ये ठंडी जलधारा है। ठीक है दोस्तों, हम 33वां प्रश्न देखते हैं। 33वां प्रश्न कह रहा है निम्न में से किस सिंधु पंख का निक्षेप अटलांटिक महासागर में सर्वाधिक है? किस सिंधु पंख का निक्षेप अटलांटिक महासागर में सर्वाधिक है? लालचिका का, रेडियो लेरिना पंख का, डाटम पंख का या ग्लोबरिजिना पंख का? तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन डी। ऑप्शन डी ग्लोबरिजिना जो पंख है ये अटलांटिक महासागर में सबसे अधिक पाया जाता है और ये हिंद महासागर में भी सबसे अधिक पाया जाता है दोस्तों। 244वां प्रश्न देखते हैं। 44वां प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित देशों में किसकी समुद्र तट रेखा सबसे लंबी है? निम्नलिखित देशों में से किसकी समुद्र तट रेखा सबसे लंबी है? इंडोनेशिया का, ऑप्शन ए है इंडोनेशिया, ऑप्शन बी है रूस, ऑप्शन सी है जापान और ऑप्शन डी है फिलीपींस। तो दोस्तों अगर चारों विकल्पों में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा लंबी जो तट रेखा है वो ऑप्शन ए इंडोनेशिया का है दोस्तों। इंडोनेशिया का दूसरे विश्व में दूसरा नंबर आता है जो सबसे अधिक समुद्री तट रेखा है। पहले नंबर पे आता है आपका दोस्तों कनाडा। कनाडा विश्व का सबसे ज़्यादा समुद्री तट रेखा वाला देश है। 35वां प्रश्न देखते हैं दोस्तों अब। 35वां प्रश्न कह रहा है उत्तरी अमेरिका का कौन सा प्रदेश भूमध्यसागरीय जलवायु वाला है? ठीक है दोस्तों, भूमध्यसागरीय जलवायु वाला कौन सा इसमें है? कनाडा का पूर्वी तट, ऑप्शन ए है कनाडा का पूर्वी तट, ऑप्शन बी है संयुक्त राज्य अमेरिका का दक्षिणी भाग, ऑप्शन सी है मध्य एवं दक्षिणी कैलिफोर्निया और ऑप्शन डी है हडसन की खाड़ी के दोनों किनारे। तो दोस्तों इसका जो सही ऑप्शन है वह है आपका मध्य एवं दक्षिणी कैलिफोर्निया, ऑप्शन सी। दोस्तों अगर देखा जाए विश्व में जो भूमध्यसागरीय जलवायु पाई जाती है वह दोस्तों अगर अमेरिका महाद्वीप में देखा जाए तो कैलिफोर्निया में, मध्य और दक्षिण कैलिफोर्निया में, दक्षिणी अमेरिका में देखा जाए तो मध्य चिली में, और अफ्रीका महाद्वीप में देखा जाए तो दक्षिणी अमेरिका का दक्षिणी पार्ट जो वहाँ पे पाया जाता है। अगर यूरोप और एशिया की बात किया जाए तो अगर अफ्रीका महाद्वीप में भी बात किया जाए तो जो आपका अल्जीरिया है, मोरक्को है, यहाँ पे भी भूमध्यसागरीय जलवायु पाई जाती है और वही स्पेन में भी पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, स्पेन हो गया, फ्रांस हो गया, ठीक है, लेबनान हो गया, टर्की हो गया, ठीक है दोस्तों, यहाँ पर भूमध्यसागरीय जलवायु पाई जाती है। अगर वही ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में देखा जाए दोस्तों तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का जो दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र आपका दोस्तों है वहाँ पर इस प्रकार की जलवायु देखने को मिलती है। अब हम 46वां प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 46वां प्रश्न कर रहा है कि निम्नलिखित द्वीपों में कौन अटलांटिक महासागर में अवस्थित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन अटलांटिक महासागर में अवस्थित नहीं है? ऑप्शन ए है बेफिन,
ऑप्शन बी है हिस्पानियोला, और ऑप्शन सी है जावा, और ऑप्शन डी है क्यूबा। तो दोस्तों जो जावा है वो आपका दोस्तों हिंद महासागर में स्थित है, जब न कि आपका अटलांटिक महासागर में, और जबकि ये तीनों आपके अटलांटिक महासागर में स्थित हैं। 47वां प्रश्न दोस्तों देखते हैं। 47वां प्रश्न, निम्नलिखित नदी में से कौन गोदावरी की सहायक नदी नहीं है? दोस्तों निम्नलिखित नदियों में से कौन गोदावरी की सहायक नदी नहीं है? ऑप्शन ए है मंजरा, ऑप्शन बी है प्राणहिता, ऑप्शन सी है पेंगंगा, और ऑप्शन डी है माही। तो दोस्तों जो डी है माही, ये है गोदावरी की सहायक नदी नहीं, ये खुद एक बहुत बड़ी नदी है जो मुख्य रूप से मालवा के पठार से निकलती है, और यह प्रवाहित होकर अरब सागर में गिरती है। दोस्तों एक ऐसी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है, प्रश्न भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है दोस्तों, यह ऐसी नदी है भारत की जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। और जो नर्मदा नदी है, ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि वो कौन सी नदी है जो कर्क रेखा के समानांतर बहती है? तो है नर्मदा नदी। देखेंगे तो दोस्तों आप कर्क रेखा के समानांतर नर्मदा नदी बहकर अरब सागर में गिरती है। ठीक है दोस्तों, अब हम देखें 38वां प्रश्न। 38वां प्रश्न कह रहा है दोस्तों, निम्नलिखित प्राकृतिक आपदाओं में से कौन भारत में अपना सबसे अधिक प्रभाव डालती है? ऑप्शन ए है सुनामी लहरें, ऑप्शन बी है तटीय चक्रवात, ऑप्शन सी है बाढ़ और सूखा, और ऑप्शन डी है ओलावृष्टि एवं हिमपात। तो दोस्तों भारत में सबसे ज़्यादा जो प्रभाव डालती है प्राकृतिक आपदाओं में से वो है बाढ़ एवं सूखा। बाढ़ एवं सूखा सबसे ज़्यादा भारत में देखने को मिलता है। अभी ये मौसम चल रहा है, आप देख रहे हैं भारत में हर जगह, चाहे वो मैदानी क्षेत्र हो, चाहे पहाड़ी क्षेत्र हो, चाहे रेगिस्तानी क्षेत्र हो, सभी जगह बाढ़ देखने को मिला, क्योंकि इस साल मानसून बहुत अच्छा है। ठीक है दोस्तों, इस साल मानसून बहुत अच्छा है और खूब बारिश हो रही है, जिसके कारण नदियाँ उफान पे हैं और अपने तटवर्ती क्षेत्र को प्रभावित कर रही हैं, जिसके कारण बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। अब हम देखेंगे दोस्तों 49वां प्रश्न। 49वां प्रश्न कह रहा है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन स्थलाकृति नदी के अपरदनात्मक कार्य से संबंधित नहीं होती है? ऑप्शन ए है जलप्रपात, ये होती है, ऑप्शन बी है जलकृतिका, ये भी होती है, ऑप्शन सी है प्राकृतिक तटबंध। दोस्तों यही नहीं होता है, प्राकृतिक तटबंध निक्षेपात्मक होती है और द्रुत प्रवाह ये आपका अपरदनात्मक होती है, जबकि प्राकृतिक तटबंध ये आपका निक्षेपात्मक होती है दोस्तों। अब हम देखेंगे 50वां प्रश्न। दोस्तों 50वां प्रश्न कह रहा है कि ज्वारभाटा के पक्षी के निम्न सिद्धांतों में से किसे दोलन सिद्धांत भी कहा जाता है? ऑप्शन ए है संतुलन सिद्धांत, ऑप्शन बी है स्थावर तरंग सिद्धांत, ऑप्शन सी है प्रगामी प्रगतिशील तरंग सिद्धांत, और ऑप्शन डी है प्राथमिक ज्वार सिद्धांत। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी स्थावर तरंग सिद्धांत। स्थावर तरंग सिद्धांत मुख्य रूप से हैरी हैरी हेस के द्वारा दिया गया था दोस्तों, यह हैरी हेस के द्वारा दोस्तों यह दिया गया था। ठीक है दोस्तों, अब हम अगला 51वां प्रश्न देखेंगे दोस्तों। 51वां प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन संघनन का रूप नहीं है? ठीक है दोस्तों, संघनन का रूप नहीं है। ऑप्शन ए है स्लिट, ऑप्शन बी है ओस, ऑप्शन सी है पाला, और ऑप्शन डी है दोस्तों कोहरा। तो दोस्तों ओस, पाला, कोहरा ये आपका संघनन का रूप है, जबकि स्लिट संघनन का रूप नहीं है, यह वर्षण का रूप होता है। इसमें क्या होता है, हिम या हम कहें ओले और पानी दोनों साथ होते हैं तो इसको स्लिट कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, जब पानी और ओले दोनों साथ में देखते हैं, कभी कभी पड़ता है, कभी ओले और पानी साथ में पड़ते हैं, तो उसको ही स्लिट कहा जाता है दोस्तों। 52वां प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है? ठीक है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है? ऑप्शन ए है गोदावरी, ऑप्शन बी है कृष्णा, ऑप्शन सी है कावेरी, और ऑप्शन डी है नर्मदा। तो दोस्तों इसका ऑप्शन ए है गोदावरी। गोदावरी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है और इसी कारण इसको
पवित्रता होने के साथ साथ यह बहुत बड़ी लंबी नदी है दक्षिण भारत की, इसलिए इसको दक्षिण भारत की गंगा के नाम से भी जाना जाता है। अब हम 53वां प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 53वां प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 53वां प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित स्थलाकृतियों में से किसका निर्माण हिमानी निक्षेप से नहीं हुआ है? ऑप्शन ए कह रहा है ड्रमलिन, ऑप्शन बी का एस्कर, ऑप्शन सी कह रहा है केम और ऑप्शन डी कह रहा है मेषशिलाएं। दोस्तों ऑप्शन डी ही आपका यह सही है। यह निक्षेपात्मक न होकर अपरदनात्मक होता है। ठीक है दोस्तों। 55वां प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 55वां प्रश्न कह रहा है दोस्तों, संयुक्त राज्य अमेरिका में कपास की पेटी की उत्तरी सीमा निम्नलिखित में किससे निर्धारित होती है? ऑप्शन ए है 30 डिग्री सेंटीग्रेड ग्रीष्म ऋतु की समताप रेखा द्वारा। ऑप्शन बी है 50 सेंटीमीटर गर्मी की समताप रेखा द्वारा। ऑप्शन सी है 200 पाला रहित दिनों की संख्या और ऑप्शन डी है पाट जोल मिट्टियों की दक्षिणी सीमा। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी, 200 दिन पाला रहित दिनों की संख्या के द्वारा आपका उत्तरी सीमा का निर्धारण कपास पेटी का किया जाता है। 56वां प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 55वां प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 55वां प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन तापमान प्रतिलोमन का एक प्रकार नहीं है? दोस्तों यह क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है, तो ये आपके लिए विशेष रूप से है, इसको आप देख लीजिएगा, अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इसी से प्रश्न हो सकता है आगे दूसरा बन के आ सकता है। ऑप्शन ए अक्षांशीय प्रतिलोपन, ऑप्शन बी है अप्रवाही प्रतिलोपन, ऑप्शन सी है प्रवाही प्रतिलोपन और ऑप्शन डी है यांत्रिक प्रतिलोपन। तो जिस दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए अक्षांशीय प्रतिलोपन। ये नहीं होता, जबकि अप्रवाही होता है, प्रवाही होता है और यांत्रिक, ये सभी प्रतिलोमन होता है। 56वां प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 56वां प्रश्न कह रहा था कि निम्नलिखित में से कौन हिमनद से संबंधित स्थलाकृति नहीं है? ठीक है, हिमनद से संबंधित स्थलाकृति नहीं है। ऑप्शन ए एरिट, ये है टर्न, ए भी है हम्स। दोस्तों हम जो है यह कास्ट स्थलाकृति से संबंधित है, न कि आपका हिमानी निक्षेप से, जबकि आपका नुनाटक भी आपका हिमानी से संबंधित। इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो है सी, हम्स। 57वां प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 57वां प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन बालू पत्थर के रूपांतरण से संबंधित है या निर्मित है? रूपांतरण से निर्मित है। ऑप्शन ए है स्लेट, ऑप्शन बी है क्वार्ट्जाइट, ऑप्शन सी है संगमरमर और ऑप्शन डी है क्वार्ट्ज। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन बी है क्वार्ट्जाइट। क्वार्ट्जाइट जो है बलुआ पत्थर के रूपांतरण से निर्मित होता है, जबकि स्लेट जो होता है दोस्तों ये सेल से निर्मित होता है। संगमरमर जो होता है दोस्तों यह चूना पत्थर से होता है, और जो दोस्तों क्वार्ट्ज है ये आपका मुख्य रूप से से देखने को मिलता है। 58वां प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 58वां प्रश्न, वायुमंडल के निम्नलिखित परतों में से कौन विद्युत चुंबकीय तरंगों को अपवर्तित करती है या परावर्तित कर देती है? ठीक है दोस्तों। ऑप्शन ए क्षोभमंडल, ऑप्शन बी है सत्तामंडल, ऑप्शन सी है ओजोन परत और ऑप्शन डी है आयन मंडल। तो दोस्तों ये जो आपका डी ऑप्शन है यही सही है। आयन मंडल से ही आपका विद्युत चुंबकीय तरंगों का परावर्तन कर दिया जाता है पृथ्वी की ओर। ठीक है दोस्तों। 59वां प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अब हम 59वां प्रश्न कह रहा है कि उपोष्ण उच्च भार पेटी कहलाती है। ऑप्शन ए प्रचंड 50, ऑप्शन बी गरजता 40, ऑप्शन सी चीखता 60, ऑप्शन डी अश्व अक्षांश। तो दोस्तों अक्षांश जो आपका डी है अक्षांश, यही आपका उपोष्ण उच्च भार से संबंधित होता है। ठीक है दोस्तों। जबकि ये तीनों प्रचंड 40, 50, 60 जो है ये पछुआ पवन, दक्षिणी पछुआ पवन से संबंधित है। ठीक है दोस्तों। 60वां प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अब हम 60वां प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन वर्ष का सबसे ज्यादा सूर्य तप मार्च 21 तथा सितंबर 23 को प्राप्त करता है? ऑप्शन ए है कर्क रेखा, ऑप्शन बी है भूमध्य रेखा, ऑप्शन सी है मकर रेखा, ऑप्शन सी उपरोक्त
उपयुक्त रेखा है? दोस्तों ये ऑप्शन बी है भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा वर्ष में 2 बार 21 मार्च और 23 सितंबर को यहाँ पर सूर्य की जो किरणें होती है लंबवत होती हैं, जो यहाँ पे सबसे ज़्यादा सूर्यता प्राप्त करती हैं। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगला मैं 61 से लेकर फिर मैं आपके सामने अन्य प्रश्न लेकर और उत्तर लेकर उपस्थित रहूँगा। धन्यवाद दोस्तों। आप इसी तरह मेरे टेस्ट सीरीज से जुड़ जाइए और इसी तरह से हम आपको टेस्ट सीरीज और क्वेश्चन जो प्रैक्टिस सेट है वो लेकर मैं आपके सामने उपस्थित रहूँगा। धन्यवाद दोस्तों।